तो अभी हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में बात करेंगे प्राइमरी और प्री प्राइमरी। और उसमें भी जब मैं प्री प्राइमरी की बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां तक। और दूसरी चीज यहां पर मैंने मैथ्स लिखा है, लेकिन मैथ्स भी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है इवन फॉर यानी इवन छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि शेप्स को आइडेंटिफाई कर पाना, सॉर्टिंग करना, ऑब्जेक्ट्स का सॉर्टिंग करना, ये भी मैथमेटिक्स के ही पार्ट है। तो मैथमेटिक्स के लिए और इन जनरल स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप की जाती है वो भी मैथमेटिक्स का एक अलग पार्ट है। उसके लिए वी विल हैव टू टेक डिफरेंट सेशन। आज के इस सेशन में पर्टिकुलरली प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी एजुकेशन मैथ्स, इसमें वी वांट टू टॉक अबाउट पर्टिकुलरली नंबर्स। हम लोग नंबर्स के बारे में बात करना चाहते हैं। मतलब बच्चों को अगर नंबर्स पढ़ाने हैं तो वो कैसे पढ़ाए जाए। उसके बाद में उनको अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ाना है तो वो कैसे पढ़ाया जाए। अब आज के सेशन में हम लोग बस इतनी ही बात करने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट सॉर्टिंग और अदर थिंग्स, अदर स्ट्रैटेजिक थिंग्स जो हम लोगों को बच्चों को पढ़ाना रहता है। सो पर्टिकुलरली जब भी टीचर्स, यानी ये टीचर्स के लिए भी है और अगर पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए भी है, दीज आर दी फ्यू थिंग्स जिसके तरफ हमेशा ध्यान होना चाहिए व्हेन वी आर ट्राइंग टू टीच स्टूडेंट्स। द फर्स्ट पार्ट इज पेशेंस। पेशेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग एज अडल्ट्स, हम लोगों को कई सारी चीजें ऑलरेडी मालूम रहती हैं और हम लोग कई सारी चीज़ों को ऑब्वियस समझ बैठते हैं कि ओके इतनी सिंपल चीज़ क्यों नहीं आ रही है। और अगर ये अप्रोच हमने लिया तो हम बच्चे की हेल्प बिल्कुल नहीं कर रहे, उल्टा उसका नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि उसको सीखने का मौका तो हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस डाउन करना और खुद पर शक करना सिखा रहे हैं उसको, खुद के एबिलिटीज पर। सो दैट्स वाई पहली चीज़ आती है पेशेंस, जो हमेशा ही टीचर्स के साथ रहना ही चाहिए। और आई होप आप सभी लोग जानते ही है कि ये कितना ट्रू है व्हेन इट कम्स टू किंडरगार्टनर्स एंड प्राइमरी स्टूडेंट्स। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर इज वी हैव टू हेल्प टू लर्न। हमारा ज्यादा पार्ट होना चाहिए हेल्प टू लर्न और टीचिंग थोड़ा सा उसमें कम होना चाहिए। हम लोग कुछ फैक्ट्स लेकर बच्चों के दिमाग में ठूस नहीं रहे हैं, हम लोग उस स्टूडेंट को चांस दे रहे हैं क्योंकि वो खुद के अंदर वो नॉलेज महसूस करे, इन्वेंट करे। जैसे कहा जाता है मैक्सिमम ये सभी कंसेप्ट हम में से सब में ही इन्नेटली होते हैं, उनको बस जागृत करना होता है। उसके लिए सही एनवायरनमेंट देना यही टीचर्स का काम है। अगर आप पेरेंट्स भी हो तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज गेमिफाई। वैसे तो गेमिफिकेशन अडल्ट्स के लिए भी जरूरी है। अगर आप कोई बड़े इंसान को, ग्रोन अप्स को भी पढ़ा रहे हो तो भी गेमिफिकेशन जरूरी होता है। कुछ गेम्स लेके आए, उसमें पॉइंट सिस्टम लेके आए, हार जीत, राइट, ताकि वो गेम में लोगों को आप इन्वॉल्व कर सको। लेकिन जब बात आती है प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्टूडेंट्स की, वहां पर तो ऑब्वियसली सीखना, लर्निंग, ये उन्होंने खुद डिसाइड किया हुआ नहीं है। ये अभी एज ग्रुप नहीं है जहां पर सेल्फ रेगुलेशन शुरू हो चुका हो। सेल्फ रेगुलेशन मतलब खुद को कंट्रोल्ड रख के अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाना। ये हम लोगों को स्टूडेंट्स को धीरे धीरे पढ़ाना पड़ता है, धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस देनी पड़ती है, जो कि बहुत अच्छे से होता है जब वो टीनेज में जाते हैं। टीनेज के लास्ट पार्ट में वो ज्यादातर उसको अडॉप्ट करना शुरू करते हैं। फॉर किंडरगार्टनर्स एंड प्राइमरी स्टूडेंट्स उनका इंटरेस्ट बना के रखना, राइट, और वो चीजें उनके कॉन्टेक्स्ट में बताना, इसके लिए गेमिफिकेशन जरूरी है, गेम्स बनाना। अब गेमिफिकेशन आई होप यू अंडरस्टैंड कि इवन एडिशन भी है तो आप लोग उसमें जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऑब्जेक्ट्स लेकर आओ, उनके काउंटिंग की बात करो, राइट, उसमें पॉइंट सिस्टम रखो। उसमें भी इंक्रीजिंग लेवल, डिफिकल्टी लेवल जो होती है, अचानक से डिफिकल्ट वाला प्रॉब्लम पहले दे दिया और उसके वजह से बच्चा डिसमूड हो गया, वो भी नहीं। गेमिफिकेशन, गेम्स कैसे होते हैं? गेम्स में सबसे पहले बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होता रहे, राइट, इसके लिए कुछ पॉइंट सिस्टम होते हैं। जैसे हम लोग सपोज मार्क्स, स्टार्स कुछ रख सकते हैं। सेकेंडली, लेवल धीरे धीरे डिफिकल्ट होते जाती है, अचानक से डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। थर्डली,
एक चीज ध्यान में रखना, गेमिफिकेशन के अलावा हम लोग एडिशनल जो थोड़ा सा स्मार्ट गेमिंग कर सकते हैं वो ऐसा है कि हमेशा बच्चे को ऐसा चैलेंज दीजिए कि जो उसके लिए अचीवेबल है। अचानक से अगर आप ऐसा हरकिलियन टास्क दे देंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट छूट जाएगा। तो यस, गेमिफिकेशन ज़रूरी है। एंड मॉनिटरिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, क्या वो उसमें इंटरेस्ट लेकर कर रहा है, वो कहाँ तक जा चुका है। क्योंकि स्टूडेंट का ग्रोथ जितना हो रहा है, जैसे जैसे उसका नॉलेज बढ़ते जा रहा है, उसके हिसाब से ही हमको उसको एडिशनल चैलेंजेस देने रहते हैं। सो आई होप ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट ऑलवेज कीप थिंकिंग अबाउट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स लेवल्स। ब्लूम्स ने हमें बोला है कि हर नॉलेज के अगर हम लोग या फिर को जो कुछ भी हमारी लर्निंग है उसके लेवल देखें तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से चलता है। पहले कोई भी कंसेप्ट का सिर्फ नॉलेज आ सकता है, सिर्फ मालूम हो सकता है। फिर कॉम्प्रहेंशन आता है, यानी उसकी समझ आती है। फिर उसके बाद में उसको अप्लाई करना आता है, राइट। उसके बाद एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये पार्ट में भी आप लोगों को वैसे मालूम है। अब एनालिसिस करते आना, सिंथेसिस करते आना, मैंने नया कुछ जनरेट करते आना, किसी ने कुछ प्रोसेस की, ऑपरेशन किया तो उसको इवेल्युएट करते आना, वो अलग बातें हो गई। मैं चाहता हूँ कि आप ये पहले 3 लेवल पर तो एटलीस्ट ध्यान दें। जब हम लोग किंडरगार्टनर्स को और प्री प्राइमरी और प्राइमरी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो इन 3 चीज़ों पर हमें हमेशा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ब्लूम्स कहते हैं कि आप डायरेक्टली किसी को कॉम्प्रहेंशन पे जंप नहीं करवा सकते हो या फिर डायरेक्टली एप्लीकेशन पे नहीं जंप करवा सकते हो। वो ऐसे ही चलना पड़ेगा। पहले स्टूडेंट को नॉलेज लेवल पे लेके जाओ, उसको चीज़ें मालूम होनी चाहिए, मालूम होने में उसको कंफर्ट कराओ, उसके बाद वो कॉम्प्रहेंशन समझने की तरफ जाएगा, वहां पर उसको कंफर्ट आएगा तो वो एप्लीकेशन की तरफ जाएगा। सो आई होप ये सभी के सभी की पॉइंट्स आपको ध्यान में आ गए हैं, राइट। तो अब आप मुझे बताइए कि जितने पॉइंट्स मैंने अब तक बताए क्या आपको ये समझ में आ गए? ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन। सो जैसे पता चल रहा है तो ये पॉइंट्स आपको अभी ध्यान में आ रहे हैं ना। अब ये पॉइंट्स ध्यान में आ गए हैं तो लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड्स। और सेशन 1 जो हमारा आज का सेशन है उसके लिए हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं। तो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट नंबर्स, देन वी विल टॉक अबाउट एडिशन ऑपरेशन एंड वी विल टॉक अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। अब इनमें से हर चीज में मैंने 2-2 पॉइंट्स रखे हैं, काउंटिंग मेथड एंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब ये दोनों चीजें क्या है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे नंबर्स के बारे में। ऑब्वियसली जब हम लोग किंडरगार्टनर्स और प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो अभी तक हम लोग शायद फ्रैक्शंस लेकर नहीं आए हैं बच्चों के लिए। तो हम लोग नेचुरल नंबर्स के साथ डील करने वाले हैं, ना फ्रैक्शनल ना निगेटिव। अभी हम लोग ध्यान में रखिए, निगेटिव नंबर्स बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं अभी, शायद जीरो भी हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। जीरो हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एट द एंड ऑफ सब्ट्रैक्शन या फिर बीच में भी आप देख सकते हो बच्चों के कंफर्ट के हिसाब से। सो नंबर्स की बात होगी जो कि नेचुरल नंबर्स हम लोग जो बोलते हैं। हाँ, ऑब्वियसली बच्चों को आपको नेचुरल नंबर्स करके वर्ड बताने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द सेशन फॉर टीचर्स। और मैं समझता हूं कि टीचर्स ने अपना नॉलेज परफेक्ट किया और अपनी समझ परफेक्ट की और उसके बाद ही स्टूडेंट्स को वहां से ले जाने की कोशिश की, तो वो एक अच्छा रास्ता होता है पढ़ाने का और पढ़ने का। तो सेकंड बात होगी एडिशन की और थर्ड बात होगी सब्ट्रैक्शन की। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नंबर्स। हम लोग स्टूडेंट्स को नंबर्स जब बताते हैं तो इट्स अबाउट काउंटिंग। आप लोग जैसे आपका एक कैमरे में दिख रहा होगा, आप यहां पर चीजें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और इसका एसोसिएटिव सिंबल जो है वो 7 है। नाउ एक्चुअली हम लोग कई बार भूल जाते हैं कि ये 7 का सिंबल है और ये 7 ऑब्जेक्ट्स है। दे आर नॉट सेम, दे हैव एसोसिएटिव रिलेशन। दे आर यानी इन दोनों में एसोसिएटिव रिलेशन है, लेकिन ये एक ही चीज नहीं है। ये सिर्फ सिंबल है जो कुछ और भी हो सकता था। ये स्टूडेंट्स को बताना नहीं है, फिर से बस आपको समझा रहा हूं।
हम लोग स्टूडेंट को जब पहले नंबर्स बताते हैं, राइट, तो उन्हें पहले तो शायद सिर्फ ओरली ये काउंट करते आना चाहिए, ये कितना है 1, ये कितना है 2, ये कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए 3, 4, 5, 6, 7, हम लोग ऐसे करते जा सकते हैं, राइट। आई कैन गो ऑन काउंटिंग। अब मैं 8, राइट, व्हाइट ऑब्जेक्ट आई शुड अवॉइड, ओके, सो 8, देन 9, देन 10, ऐसे हम लोग चलते जा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये स्टार्टिंग में शायद हम लोगों को एक तो ओरली बोलते आना चाहिए 1 2 3 4, और उसके साथ साथ काउंटिंग का उनके साथ एसोसिएट करवाना है। अब हमें बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है यहां पर? मेरे हिसाब से हम सभी लोग बच्चों को नंबर्स कैसे लिखना है वो बताते हैं, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3। इसमें 2 जब हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, राइट, सो इनिशियली सपोज हम लोगों ने बच्चों को 2 पढ़ाया, तो इस 2 का उसके लिए मीनिंग क्या है? क्या हम लोगों ने सिर्फ सिंबल्स लिखना सीखा चुके हैं जिसके वजह से 1 के बाद 2 आता है उतना मालूम है, या उसे ये मालूम है कि यार these are let's say 2 ऑब्जेक्ट्स? अब इस चीज के बीच में का डिफरेंस सबसे पहले कि न्यूमरल होना, राइट, काउंटिंग जो है, तो ये काउंटिंग करना ऑब्जेक्ट्स का विद द ओरल नंबर्स, ये बच्चे को पढ़ाना पड़ता है हमें। फिर काउंटिंग के बाद सीक्वेंशियली लिखना हम लोग सिखाते हैं बच्चे को। ये पता चलता है कि 1 2 3 4, मतलब 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है। अगर हम लोग इसको काउंटिंग के साथ एसोसिएट करवा दें तो इसमें आसानी ऐसे जाती है कि 1 के बाद 2 आएगा, 1 में 1 ऐड होगा तो 2 आएगा, उसमें 1 ऐड होगा तो 3 आएगा, उसमें 1 ऐड होगा तो 4 आएगा, उसमें 1 ऐड होगा तो 5 आएगा। ये जो चलते जाएगा प्रोसेस, राइट, ये जो प्रोसेस चलते जाएगा, तो इसमें हमें क्या पता चलता है? काउंटिंग। और दूसरी बात क्या आती है? हम लोग नंबर्स को लिखते जाते हैं, नंबर्स को लिखते जाएंगे तो वो सीक्वेंशियली आने वाली चीज है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, राइट। सो ये होता है कि आप काउंटिंग और सीक्वेंशियली नंबर को समझ पा रहे हो। अब इसमें मैंने ये बोला कि एसोसिएट क्वांटिटी विथ न्यूमेरिक सिंबल, राइट, जो भी क्वांटिटी है आपने काउंट किया 1 2 3 4 5, उनको सिंबल के साथ जोड़ते आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज स्टूडेंट को ये चीजें मालूम है, 1 2 3, इसके बाद क्या क्या आएगा, ही नोज दैट, राइट। एक बार आपने उनको लिखना पढ़ा दिया है, राइट। कहां तक जाते हैं हम लोग? 9 तक जाते हैं, लेकिन 9 के बाद फिर 10 आएगा, राइट, 10 11 12। लेकिन ये इनको 10 11 12 भी कैसा मालूम है? 10 11 12 भी हमें इस तरीके से मालूम है कि एक के बाद एक आता है, राइट। दिस इज 1 ऑब्जेक्ट, राइट, उसमें एक मिलाया, सो दीज आर 2 ऑब्जेक्ट्स, उसमें और एक मिलाया, दीज आर 3 ऑब्जेक्ट्स। इस तरीके से काउंटिंग और हम लोग जो लिख रहे हैं वो और उसका सीक्वेंशियल होना, उसका बच्चों को अंडरस्टैंडिंग आ जाना चाहिए। अब ये जब मैं बोलता हूं कि एसोसिएट क्वांटिटी विथ न्यूमेरिकल सिंबल, उसमें मैं अब आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर स्टूडेंट को आपने इतने क्वांटिटीज दे दिए, सपोज व्हाट आई विल डू इज दिस इज 5, दिस इज 5 मोर एंड 3, ओके। सो ऑब्वियसली ये नंबर कैसा है? 13। अब क्वेश्चन ऐसा है कि हम अगर हमारे स्टूडेंट को ये 13 नंबर डायरेक्टली दिखा देते हैं, तो क्या बच्चे 13 को डायरेक्ट 13 करके पहले बार ही पहचान पाते हैं, या फिर इसके लिए भी हमें बच्चों का अलग से प्रैक्टिस लेना पड़ेगा? क्या आप टाइप करके आप मुझे बता सकते हो कि वो बच्चे डिफरेंटली बता सकते हैं क्या? 13 डायरेक्टली बता सकते हैं, या फिर वो 1 2 3 4 ऐसा करके सीक्वेंस के हिसाब से जाएंगे तभी वो 13 तक पहुंचते हैं? ओके, सो बच्चे डायरेक्टली 13 ये नंबर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। सो इसका मतलब जो है आपको ध्यान में रखना होगा कि हमने बच्चों को, ओके, स्नेहल मैम का एक्सपीरियंस है कि ओके सम स्टूडेंट्स कैन डायरेक्टली आइडेंटिफाई 13, वेरी गुड।
as I can say, some people are saying कि okay, they are not able to directly identify it. So जो भी हमें पता चला उसमें मैं ये चीज बात करना चाहूंगा कि ये थर्ड स्टेप अगर आप क्लास में करवाते हो ठीक से तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है कि हम लोगों को अगर हमने पहले काउंटिंग और फिर सिक्वेंशियली जाना ये सिखा दिया है तो डायरेक्टली 13 ऑब्जेक्ट यानी नंबर उनको समझ में आना चाहिए और 13 ऑब्जेक्ट्स उनको 1 2 3 4 करके काउंट करते आया तो भी चलेगा। अचानक से 13 तो गिन नहीं पाएंगे, वो वैसे ही गिनेंगे 1 2 3 4 इस तरीके से गिनते जाएंगे, राइट। अब क्वेश्चन ही आया कि ये 13 तो हमने लिखा लेकिन एक्चुअली इसका जो सही रिप्रेजेंटेशन जो हम बाद में क्लासेस में यूज करते हैं दिस इज दिस, क्योंकि जब आपने बच्चे को डायरेक्टली पहले काउंटिंग सिखाया तब उसके लिए जब आपने बच्चों को पहले काउंटिंग सिखाया तो उनके लिए 13 यानी 13 ऑब्जेक्ट्स था, लेकिन हम लोग डेसिमल सिस्टम जो यूज करते हैं उसके हिसाब से 13 ये सिंबल कैसे बना, तो 10 ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप, यहां पर जैसे आप देख सकते हो ये 10 ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप और फिर 1 1 ऑब्जेक्ट्स के 3 थिंग्स, इस तरीके से ये नंबर बनता है 13। सो ये 10 10 ऑब्जेक्ट्स का वन ग्रुप, इसीलिए ये 10 हुआ और ये +3, 10 + 3 13। ये होता है किसी भी नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, राइट। अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि बच्चे को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, राइट, हम लोग कब पढ़ाते हैं? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं 2 ही मिनट में। हम बच्चों को जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाते हैं वो कौन से क्लास में पढ़ाते हैं? क्योंकि 13 ऑब्जेक्ट सीखना पता है लेकिन 13 यानी 10 ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप और फिर 3 अलग अलग इस तरीके से बताया है, ये हम कब करते हैं? ओके, सो एज आई कैन सी ओके, सो वी आर गेटिंग डिफरेंट आंसर्स बट आई एम हैप्पी विद द आंसर्स, क्योंकि जो मैम KG2 को पढ़ाते हैं उन्होंने बताया कि KG2 को वैसा करते हैं, जिन्होंने फर्स्ट को पढ़ाया वो भी करते हैं। ऑब्वियसली हमें रिपीट करते रहना पड़ता है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद ना बच्चों को ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन समझने में टाइम लगता होगा, ऑब्वियसली टाइम लगता है, राइट। अब देखिए मैं ये 2 चीजों में फर्क दिखाना चाहता हूं आपको। सबसे पहले जब बच्चे ने 13 यानी नंबर्स लिखना सीखा तो मेरे ख्याल से हम लोग 20 तक नंबर लिखना तो KG1 में पढ़ा देते हैं, किंडरगार्टन में, यानी 4 to 5 के एज ग्रुप में, राइट। अब हमने 20 पढ़ा दिया, मतलब हम लोगों ने 13 भी लिखना पढ़ाया है, लेकिन तब बच्चे के लिए जब 13 आता है वो डेसिमल फॉर्म में नहीं आता है, मतलब डेसिमल के रिप्रेजेंटेशन में नहीं आता है, उसके लिए बस सिक्वेंशियली आता है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, तो इस तरीके से वो आगे बढ़ते जाता है। और सिंबल, कौन से सिंबल के बाद कौन सा सिंबल आता है वो अपने दिमाग में रखने की कोशिश करता है। यहां पर वैसे तो मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा इसको नहीं कर पाया तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें दूसरा तरीका अपनाते आना चाहिए। बट दिस इज हाउ अ स्टूडेंट इन KG1 नोज 13, राइट। बट जब यही बच्चा सपोज 4th 5th क्लास में है तब तक उसको 13 मतलब इस तरीके से 10 का एक ग्रुप और 3 ऑब्जेक्ट्स का अलग ग्रुप, ये नंबर समझ में आना चाहिए। सो एट पर्टिकुलर क्लास, कौन से तो भी पर्टिकुलर क्लास में बच्चे को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और फिर वो कैसे लिखा ये समझ में आना चाहिए। तो मैंने ये एसोसिएट क्वांटिटी विथ न्यूमेरिकल सिंबल फिर से लिखा। अब जैसे कि हम देख सकते हैं मैंने यहां पर जो 5 चीजें लिखी है, आई एम नॉट सेइंग कि ये सभी की सभी एक ही साल में होगी, बट ऑब्वियसली हमें यह मालूम होना चाहिए कि हम बच्चे को कहां कहां से लेके जाना चाहते हैं, राइट। बिकॉज डेसिमल क्वांटिटी में नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन बच्चे को समझना, दैट इज अवर अल्टीमेट लेट्स से गोल, जो हम चाहते हैं कि वैसा हो। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू कि 24 अगर बच्चे को पढ़ाना है तो हम लोग 24 2 तरीके से बता पाएंगे। एक तो अगर वो डेसिमल फॉर्म में जाना चाहे
तो ये 10 ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप, 10 ऑब्जेक्ट्स का दूसरा ग्रुप, एंड फिर ये 4 ऑब्जेक्ट्स अलग से, ये बनता है 24। सो यहां पर ये 24 में पहला वाला 2Q है, क्योंकि ये जो 10-10 के ग्रुप्स है ये कितने हैं 2, इसीलिए ये बनता है 2 इंटू 10, आपको मालूम है 20, यहां पर 2 लिखा है। और फिर ये है 4 ऑब्जेक्ट्स, और इसीलिए टोटल क्वांटिटी बनी 20 प्लस 4 24। सो दिस इज एक्चुअली व्हाई वी लाइक राइट 24। देखो, अगर हम लोग बच्चे को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाने वाले नहीं रहते तो 24 का सिंबल कुछ और भी लिया रहता, ABCD चलता। यहां पर बच्चे को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाना है अगर, तो ये रिप्रेजेंटेशन तक बच्चे को लेके जाना है। नाउ आई एम अगेन टेलिंग यू, ये जल्दबाजी करने की बात नहीं है, ये डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से सिस्टम से आगे जा रहे हैं, उसके हिसाब से ही हमें डिसाइड करना है कि ये कब पढ़ाना है। स्टार्टिंग में ये कैसा होता है, क्या आप स्टार्टिंग में 24 ऐसे पढ़ाते हो? नहीं। आप 24 कैसे पढ़ाते हो? पहले आप सिर्फ काउंटिंग पढ़ाते हो, यानी सिक्वेंशियली जाना है, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, इस तरीके से आप पहुंचते पहुंचते 24 तक पहुंचते हो। सो ध्यान में रखना है कि व्हेन अवर स्टूडेंट इज अर्लियर लर्निंग, उसके लिए ये 24 है। अगर आपने उसको 24 तक काउंटिंग पढ़ा दिया है तो इसके लिए ये 24 है पूरे के पूरे। उसमें वो ग्रुप वगैरह नहीं करता, वो पूरा 1 2 3 4 ऐसा काउंट करके जाता है। लेकिन आगे चल के उसे ये समझ में आना चाहिए कि 24 का सिंबल ऐसे बना है। ओके, सो नाउ ये 24 का सिंबल इस तरीके से बनता है। ये चीज क्या आप लोगों को सभी को पहले से मालूम है? आई वुड लाइक टू आस्क कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है 24 का, जो मैंने अभी डेसिमल में बताया, ये आपको पहले से सभी को मालूम है? ओके, वेरी गुड। सो डिपेंडिंग अपॉन विच क्लासेस वी आर टीचिंग, उसके हिसाब से हमारे कुछ चेंजेस होते रहते हैं। सो नाउ ऑब्वियसली हम लोग अब इसके आगे ध्यान में रखेंगे कि हमारे स्टूडेंट को ये रिप्रेजेंटेशन सीखना है आगे चल के, ग्रुप्स वाला, राइट? तो अब इसके बाद से हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि जब बच्चे को नंबर्स पढ़ाते जा रहे हैं तो कैसे चलेंगे। पहले काउंटिंग सिक्वेंशियल जाएंगे, 24 सीधा सीधा। ध्यान में रखना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। साल चला जाए, 2 साल चले जाए तो भी चलेगा, लेकिन पहले उसको सिक्वेंशियल में कॉन्फिडेंट होने दो। और उसके बाद धीरे से ये 24 कैसे बना, 23 कैसे बना, ये भी इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करो। ओके, सो आई होप अब तक मैंने जितना बताया वो आपको समझ में आया है। सो कैन यू टेल मी कि जितना मैंने अब तक बताया वो आपको समझ में आया कि नहीं? ओके, थैंक यू। सो ऑलमोस्ट सभी को ध्यान में आ चुका है। सो थैंक यू वेरी मच। सभी ने बोला कि आपको ध्यान में आया है। सो आई विल नाउ मूव फॉरवर्ड। अब बात होगी एडिशन की। सो एडिशन कैसे होता है? एडिशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एडिशन पहले सिक्वेंशियली ही होता है। देखो, हमने पहले बच्चों को क्या पढ़ाया है? सिक्वेंशियली नंबर लिखना। तो उसको क्या मालूम रहता है? 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है। तो अगर हमने उसको पहले ऑपरेशन पढ़ाया कि एडिशन का मतलब क्या, राइट? तो जैसे ना, अगर किसी बच्चे को हमने ये पढ़ाना है हमें कि उसको 3 + 4 करना है, ठीक है? तो हम 3 + 4 करना कैसे सिखाएंगे? उस स्टूडेंट को काउंटिंग कैसे आती है? ऑब्वियसली 1 2 3 4 के हिसाब से आती है। आइदर शायद हम लोग फिंगर्स काउंट करना सिखाते हैं, या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स लेना सिखाएंगे, या फिर सिर्फ नंबर के हिसाब से आगे जाना सिखाएंगे। तो एक तरीका यह है
कि वो 3 बोलेगा तो पहले उसको बोलो कि चलो 3 ऑब्जेक्ट्स लेके आओ। फिर 4, अब 4 का मतलब 4 ऑब्जेक्ट्स लेके आओ, और फिर टोटल गिनो। अब वो गिनना स्टार्ट करेगा 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरीके से उसका काउंटिंग पूरा होगा, और इसीलिए उसका आंसर आएगा 7। अभी उसने जो काउंटिंग की, ये काउंटिंग एसोसिएटिव तरीके से की। उसने देखा कि 3 ये सिंबल मतलब कितने ऑब्जेक्ट्स, उसका एसोसिएशन। 4 ये सिंबल मतलब कितने ऑब्जेक्ट्स, बीच में प्लस है मतलब दोनों को जोड़ देना है, और दोनों को जोड़ देने के बाद राइट टोटल कितने बने उसने काउंट किया। दूसरा तरीका क्या अपनाते हैं हम लोग दूसरा तरीका ये अपनाते हैं कि बच्चे को मालूम है कि कौन से नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है, तो उसको मालूम है 1 2 3 तक पहुंच चुका है, राइट। फिर हमें मालूम है कि 4 और ऐड करना है, 3 4 5 6 7, वो बोलेगा 7 आंसर आ गया। तो इस तरीके से सीक्वेंशियल काउंटिंग से भी आंसर आ सकता है। मैंने एक तरीका बताया आपको ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएशन, दूसरा सीक्वेंस के हिसाब से कोई भी एक नंबर ले लो और वहां से जैसे 3 + 4 करना है तो 3 ले लो और 3 के आगे फिर 4 नंबर्स गिनो तो आपका आंसर आएगा। ये भी एडिशन हम लोग पढ़ाते हैं। एक्चुअली ये जो हम लोग एडिशन कर रहे हैं इसीलिए हमारा फिंगर्स वाला मेथड जो हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं वो भी काम करता है। लेकिन जनरली जब ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं राइट, तब ये आंसर्स जो है वो थोड़े से हम लोगों को यानी बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ऑब्जेक्ट्स यूज करना भी ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स यूज करना ठीक है लेकिन ऑब्जेक्ट्स में फंस जाना ठीक नहीं है। अब मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे सपोज हमें बच्चे को पढ़ाना है, सपोज हमें पढ़ाना है 11 + 13, तो सीक्वेंशियल काउंटिंग के हिसाब से क्या होगा? सीक्वेंशियल काउंटिंग के हिसाब से वो पहले 11 ऑब्जेक्ट्स लेगा, यहां पर 11 ऑब्जेक्ट्स लेगा, यहां पर 13 ऑब्जेक्ट्स लेगा और उनको एक जगह पर करके फिर से काउंट करेगा और 24 आ जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, वो 11 पे जाएगा और 11 से आगे 13 नंबर्स काउंट करते जाएगा तो 24 तक पहुंच जाएगा। आई होप हम सभी लोग अभी किंडरगार्टन में जो एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाते हैं KG 2 तक, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन इसी हिसाब से पढ़ाते हैं, वही करना है। फिर से बता दूं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये एडिशन भी अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, जो मैंने अभी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात की, तो उसके हिसाब से कैसे चलता है। सो हम लोग अभी 11 + 13 करने वाले हैं। सो पहले देखते हैं 11 कैसे बना। 11 का मतलब होता है कि 10 ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप, 10 ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप, फिर 10 ऑब्जेक्ट्स और एक ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा, ये बन गया 11। फिर हम लोग लेते हैं 13 यानी 10 ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप और 3 ऑब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा। तो जब हम डेसिमल में काउंट करते हैं तो अब हमें पूछना पड़ता है कि 10 ऑब्जेक्ट के कितने ग्रुप हो गए, टोटल मिलाएंगे। अगर हम इनका एडिशन कर देंगे तो 10 ऑब्जेक्ट्स के कितने ग्रुप है हमारे पास? हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स के 2 ग्रुप्स हैं और सिंगल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 4। इस तरीके से हमारा आंसर आता है 24। ओके, अब क्या आपको यह ध्यान में आ रहा है कि काउंटिंग ऑब्जेक्ट से आप लोग जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन इसके पहले पढ़ा रहे थे वो एक बात हो गई, लेकिन बाय यूजिंग यानी बाय काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स ये आपको कैसे करना है मालूम है। बाय यूजिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे पढ़ाते हैं। अब यहां पर मैंने कैरी नहीं आने दिया, तो ये नंबर के रिप्रेजेंटेशन के साथ बहुत अच्छे से जाता है, राइट। अब मैं आपको ये प्रॉब्लम यहां तक आपको अगर ये ध्यान में आ गया है ये रिप्रेजेंटेशन में, सो हैव यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम विथ दिस रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो? Yes, very good. So you have understood, thank you very much. You have understood the addition in this approach.
अब मैं आपको बताऊंगा कि कैरी वाले प्रॉब्लम में ये रिप्रेजेंटेशन कैसे काम में आता है। ओके, सो सपोज ये जो पहला ऑब्जेक्ट है, पहला नंबर है, ये 19 था सपोज, ठीक है। पहला नंबर कितना है? 19। तो पहला नंबर 19 है, तो यहां पर मुझे 9 ऑब्जेक्ट्स रखने चाहिए थे, तो ये हो गए 5 एंड दिस इज 4 मोर। ओके, अब इसका एडिशन कैसे होगा? तो इसका एडिशन पहले क्या होता है, हम सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट्स देखेंगे। सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4, ये 9 हो गए। 9 + 3 10 11 12 12 हो गए, मतलब 10 का एक ग्रुप कंप्लीट हो सकता है। तो इसमें ये 10, देखो इन 3 में से मैं एक यहां पर दे देता हूं, तो ये 9 का कितना हो गया? 10। तो अभी हमारे पास 10 10 के 3 ग्रुप हो गए, 10 10 के 3 ग्रुप हो गए और 2 एक्स्ट्रा बचा। आप लोग इस एडिशन को कैसे पढ़ाते हो अब तक? 19 और 13 का सम करते वक्त 9 + 3 12 2 लिखते हो और एक कैरी। व्हाट इज दैट 1 कैरी? आपको मालूम है एक कैरी हुआ मतलब क्या हुआ? जब हमने, मैं बता दूं फिर से, कि जब हमारे पास यहां पर 9 चीजें थी, यहां पर 9 चीजें थी और यहां पर 3 चीजें थी, तो हम लोगों ने यह देखा कि इन दोनों को मिलाकर 10 वाला एक ग्रुप पूरा हो रहा है, तो वो 10 वाला ग्रुप तो यहां पे जाएगा। तो हमारे पास 10 वाले 3 ग्रुप हो गए, इसलिए हमारा आंसर जो है अभी डायरेक्टली यहां पर दिख रहा है 32। आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज देख पा रहे हो, मैंने बच्चे को कैरी लेकर जाना, ये सिर्फ नंबर से ये नहीं बताया, ये मैं बाद में बताऊंगा उनको। मैं शायद यहां पर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से उनको बता सकता हूं कि अच्छा 10 वाला एक ग्रुप बढ़ गया तो वो इधर लेके आ जाओ, करेक्ट। और इस तरीके से हमारा आंसर 32 आता है। दिस इज हाउ वी कैन यूज द ऑब्जेक्ट्स नंबर्स, राइट। इस तरीके से हमारे पास जो है उसका यूज करके हम लोग बच्चों को एडिशन करना सिखाएंगे। लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं उसका यूज होना है, करेक्ट। नाउ ये चीज अगर आपको ठीक से ध्यान में आ रहा है तो मैं अब एक सिंपल क्वेश्चन, ये कैरी वाला जो चीज है, राइट, ये आपको सभी को समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मुझे लगता है। तो हैव यू अंडरस्टूड कि कैरी का जो चीज है वो कैसे बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट समझ में आता है? वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। अब क्वेश्चन ये है लेकिन कि आपको ना, ये स्टूडेंट यहां पर इस जगह पर कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है? आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि यहां पर 9 थे, यहां पर 2 थे, सॉरी यहां पर, यस, यहां पर 9 थे, यहां पर 3 थे, करेक्ट। तो क्या जरूरत थी 12 के 12 क्यों नहीं रखे? 12 के 12 इसलिए नहीं रखे क्योंकि हमारे पास सिंगल सिंबल 9 तक है। तो आप स्टूडेंट को क्या बता सकते हो कि सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट्स जब रहेंगे तब आप कितने रख सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 9। 10 10 के ग्रुप आप ज्यादा से ज्यादा कितने रख सकते हो? 9, क्योंकि आपको मालूम है अगर आपके पास 10 10 के 10 ग्रुप हो गए तो आप उसको 10 में नहीं रखते हो, 100 में लेके जाते हो। दैट्स गोइंग टू हैपन। ये कब आएगा? ये शायद 3rd 4th तक आप बताओगे, 2nd स्टैंडर्ड में, 3rd या 4th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं ये बताने वाले हो। मेरा क्वेश्चन हमेशा ये रहता है कि अगर एज अ टीचर हम लोग इन चीजों को समझते हैं तो वो हम लोग बच्चों को इंपार्ट कर पाएंगे। अगर हम लोग ही कंफ्यूज है इस पर्टिकुलर जगह पर तो क्या होगा कि हम लोग शायद अपने क्लास में जितना अपने बुक में लिखा था उतना बच्चों का करवा देंगे, लेकिन उनको आगे के स्टडी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं करवाएंगे। हमारा काम एज ए टीचर्स है अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करवाना आगे के क्लास के लिए। मुझे सिंपली ऐसा लगता है कि बच्चों को पंख देना ताकि वो अगले वाले आसमान में उड़ सके, वही हमारी जिम्मेदारी है एज ए टीचर्स। सो अब यहां पर जरूरी यह है कि आप प्रॉब्लम मिक्स्ड करके रखें, यानी कैरी न होने वाले, कैरी होने वाले, फिर कुछ एग्जाम्पल उनको डायरेक्टली काउंटिंग से भी करने के लिए बोले, राइट। तो ये मिक्सअप करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अब क्वेश्चन ये है मेरा आप सभी लोगों के लिए कि काउंटिंग के लिए जैसे मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट्स यूज करना सिखाया, शुड वी यूज फिंगर्स एज ऑब्जेक्ट्स?
क्या हमने फिंगर्स एज ऑब्जेक्ट्स यूज करना चाहिए? व्हाट डू यू फील? आप लोगों को क्या लगता है? Okay, so there are few people who are saying no, there are few people who are saying yes, right? Okay, अब कुछ लोगों ने yes बोला, कुछ लोगों ने no बोला, मैं दोनों के साथ सहमत हूं। आप बोलेंगे कैसे क्या? सी, कैसा है ना कि हम लोगों को जब बच्चों को कोई हम लोग सहारा देते हैं, देखो हम लोग को अभी मैं यहां पर जो कंकड़ यूज कर रहा हूं ये सहारा हो गया बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन अगर बच्चे हमेशा सहारे पर डिपेंड रह जाए तो वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। सो क्या होता है, हम लोग कंसेप्ट समझाने के लिए ये काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स लेके आते हैं और एक बार वो वहां पर अच्छा हो गया उनका तो उनको पीछे लेके आना पड़ेगा। मेरे हिसाब से फिंगर्स स्टार्टिंग में नहीं यूज करने चाहिए, राइट? फिंगर्स कब यूज हो सकते हैं? मेरे हिसाब से जब डेसिमल सिस्टम समझ में आने लग जाए तब फिंगर्स यूज हो सकते हैं। बस उसमें यह ध्यान में रखना पड़ता है कि ओके, अगर बच्चे फिंगर्स यूज भी करना चाहे तो हो सकता है स्टार्टिंग में सिर्फ, क्योंकि हर बार उनके पास कंकड़ या पत्थर या प्रॉप नहीं रहेगा, लेकिन फिंगर्स उनके साथ हमेशा है। तो ओके, यूनिट प्लेस पे कैलकुलेशन किया, कैरी किया, लेकिन वो छोड़ के फिर सिर्फ डेसिमल प्लेस पे फिंगर्स यूज किया, चलेगा। लेकिन मुझे फिर से लगता है कि वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए किया तो ठीक है। आपको बच्चों को धीरे धीरे कोई ऑब्जेक्ट्स, इवन पत्थर की यानी कंकड़ों का भी यूज नहीं यानी करने की जरूरत पड़नी चाहिए व्हेन दे कम टू सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड। ये हमारा काम होना चाहिए। सो आई होप आप सभी लोगों को एडिशन का कंसेप्ट भी ध्यान में आ गया, राइट? अब अगर आपको यहां तक ध्यान में आ गया है, सो मेरा एक क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए ये है, मैं अब 4 चीजें लिख रहा हूं, ओके? ओके, एक्चुअली मेरे ख्याल से ये आपको आंसर लिखने के लिए बड़ा लंबा ये जाएगा। देखिए, मैं डायरेक्टली खुद ही बता देता हूं। मैंने अब तक आपको 4 चीजें बताई हैं। नंबर्स एज अ सीक्वेंस काउंटिंग, दूसरा नंबर्स इन अ डेसिमल फॉर्मेट, फिर मैंने एडिशन बाय जस्ट काउंटिंग और एडिशन इन डेसिमल फॉर्मेट। इसमें सबसे पहले क्या पढ़ाया जाएगा और सबसे लास्ट में क्या आएगा, और क्या आप कहीं पर ऑर्डर चेंज कर सकते हो। तो मैं बताना चाहूंगा कि पहले नंबर्स एज अ काउंटिंग सीक्वेंस के हिसाब से आप पढ़ाते हो, वो पार्ट तो पहले ही आएगा। उसके बाद में आप एडिशन बाय काउंटिंग सिखा सकते हो या फिर नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी सिखा सकते हो। लेकिन डेसिमल का यूज करके एडिशन कैन बी टॉट इफ ये तीनों चीजें हो चुकी है, देन एंड देन ओनली, राइट? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट। क्या आपको समझ में आ रहा है ये चारों का ऑर्डर कैसे होना चाहिए? ओके, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो आपको ध्यान में आ रहा है, तो आई विल मूव फॉरवर्ड नाउ। लेट्स मूव टू सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में पहली चीज आप ये ध्यान में रखेंगे कि आप लोग स्टार्टिंग में बच्चों को बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना सिखाओगे, क्योंकि निगेटिव नंबर्स हमने बच्चों को अभी तक इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है। तो ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है ध्यान रखने के लिए, राइट? कि इस तरीके से यानी बढ़ना है हमें कि निगेटिव नंबर्स नहीं आने चाहिए, मतलब हम लोग बड़े नंबर से ही स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करना सिखाएंगे। अब with this I would like to move towards a very simple subtraction problem. अब सब्ट्रैक्शन भी आप कैसे कैसे पढ़ा सकते हो? तो सबसे पहले तो बाय काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी जैसे फॉर एग्जांपल इनिशियली अगर किसी ने मुझे सब्ट्रैक्शन बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 7 - 3 करना है, तो क्या होगा? पहले हम लोग बोलेंगे कि अच्छा 7 ऑब्जेक्ट्स ले लो। तो स्टूडेंट ने 7 ऑब्जेक्ट ले लिए, उसने काउंट किया 7 है। अब 7 - 3 करना है, तो हम बोलेंगे कि अच्छा इसमें से 3 काउंट करो और अलग निकाल लो, कितना बचा? 4, दैट इज यूर आंसर। सो ये होती है सब्ट्रैक्शन की शुरुआत, राइट? अब मैं बात करना चाहूंगा कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में विदाउट कैरी, राइट ना, कैरी यूज किए बिना सब्ट्रैक्शन कैसे हो सकता है? सपोज पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि मुझे 25 में से 13 सब्ट्रैक्ट करना है, लेट्स से।
तो ऑब्वियसली स्टूडेंट को 25 ऑब्जेक्ट्स ऊपर लेने हैं। 25 कैसे बना, तो आपको मालूम है 25 मतलब ओके 10 के दो ग्रुप्स, ये 10 का एक ग्रुप बन गया। ठीक है, आई थिंक मुझे बड़े पेपर पे लिखना चाहिए था, बट ओके, आई थिंक यू विल फॉरगिव मी अगर थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है। नाउ ये हो गए 10 के दो ग्रुप, ये 10 का एक ग्रुप, ये 10 का दूसरा ग्रुप, ये हो गए 20 एंड 5, राइट। ये हो गए आपके 25 ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चा पहले ये 25 ऑब्जेक्ट्स निकालना सीखेगा, और फिर है 13 के लिए ये हो गए 5 6 और ये 4, ओके। सो ये हो गए 10 और ये हो गए 13, राइट। अब आप लोग 13 सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो इसमें से, तो ये अभी मैं ये नहीं लिखूंगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट्स रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब उसी में से निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आप बच्चों को 13 काउंट करना मालूम है, तो वो क्या करेंगे, 13 निकालना है, तो 13 निकालना है मतलब 10 का एक ग्रुप निकालना है, राइट। और 3 आ गया ना आंसर, कितना आ गया 12। ये 10 का एक ग्रुप ये निकाल लिया मैंने। देखो फिर से क्या किया मैंने, हमारे पास 10 के दो ग्रुप्स थे और 5 ऑब्जेक्ट थे, 25 था, करेक्ट। कितना सब्ट्रैक्ट करना था, 13 सब्ट्रैक्ट करना मतलब 13 कैसे बनता है, 10 का एक ग्रुप 3 का एक ग्रुप, निकाल लो। अब बचे हुए काउंट करो, 10 का एक ग्रुप है और दो ऑब्जेक्ट्स है, मतलब कितना आंसर आया, 12। दिस इज हाउ सब्ट्रैक्शन हैपेंस विद द डेसिमल सिस्टम, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इसमें कैरी नहीं आना चाहिए, इसका मतलब मैंने क्या किया, बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया हर प्लेस पे। यहां पर भी ऊपर 5 है नीचे 3 है, सब्ट्रैक्ट होने वाला छोटा नंबर है, 2 1 सब्ट्रैक्ट होने वाला छोटा नंबर है। अब हम लोग बात करेंगे, ओके, हैव यू अंडरस्टूड कि ये सब्ट्रैक्शन कैसे किया जा सकता है इन अ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, हैव यू अंडरस्टूड इट। ओके, सो अब मैं बात करूंगा कि अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यूजिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात अगर होती है, तो उसमें अब एक एग्जांपल करता हूं मैं। अब मैं फिर से 25 ऑब्जेक्ट्स रखता हूं, 25, लेकिन अब मुझे सब्ट्रैक्ट करने हैं 18। कितना निकालना है मुझे, 18। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली आप लोगों का जो रेगुलर सिस्टम है काउंटिंग वाला, उसमें तो आप पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स एक ही जगह पर रख देते हो और फिर उसमें से 18 निकालते हो। वो बच्चों को करते आना चाहिए। मैं जैसे बता रहा हूं फिर से, जब बच्चा किंडरगार्टन KG2 में वगैरह है तो उसको उस तरीके का कैलकुलेशन करते आना चाहिए, क्योंकि पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स 25 एक जगह पर रख दिए, उसमें से एक एक करके 18 काउंट किए और बचे हुए जितने हैं वो आंसर बताया, राइट। लेकिन अब इस केस में अगर डेसिमल सिस्टम यूज करना सिखाना है तो क्या होगा, सबसे पहले हमें 18 निकालने हैं। 18 मतलब मुझे 10 का एक ग्रुप चाहिए और 8 का एक ग्रुप चाहिए, लेकिन यहां पर 5 ही ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे वक्त पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इधर से एक 10 का ग्रुप इधर सरका देंगे, राइट। और इधर सरकाएंगे मतलब क्या करेंगे मैं बता देता हूं, हम लोग ये 10 का ग्रुप इधर बोरो कर लेंगे और इधर बोरो करने के बाद इन दोनों को मिला के इसमें से 8 चीजें वापस लेंगे। ऐसा हमें क्यों करना पड़ा फिर से बता दूं, हमें 8 निकालने थे लेकिन 5 अवेलेबल था सिर्फ, इसलिए एक ग्रुप उधर लिया। अब हमें मालूम है कि इसमें से अगर मैं 8 चीजें निकाल लेता हूं, इन दोनों को मिलाकर जब मैं 8 चीजें निकाल लूंगा, 8 चीजें मैंने अलग निकाल ली, तो यहां पर कितने बच गए, 7, राइट। तो अब ऑब्वियसली जब मैंने उस साइड में एक ग्रुप निकाल लिया, 8 निकल गए मुझे, लेकिन 18 चाहिए था, 10 का एक ग्रुप निकल गया। एज यू कैन सी 10 का एक भी ग्रुप नहीं बचा और सिर्फ 7 चीजें एक्स्ट्रा बची, इसीलिए हमारा आंसर जो है यहां पर 7 आंसर आया, राइट। तो किस तरीके से जो बोरो करने का प्रोसेस हम लोग बोलते हैं, तो ये बोरो करने का प्रोसेस भी बहुत आसानी से ध्यान में आ जाता है, राइट।
सो आई होप आप लोगों को अब ये बोरो करने का प्रोसेस ठीक से समझ में आ गया है. ओके, सो नाउ ओके, इन अर्लियर थिंग देयर वॉज अ डाउट. नीता मैम ने बोला था कि उनको ध्यान में नहीं आया. नीता मैम, कैन यू टेल अस व्हाट इज योर डाउट? आप टाइप करके बताएंगे कौन सा वाला पार्ट आपको ध्यान में नहीं आया था. आई कैन रिपीट दैट इफ इट्स नीडेड. ओके, सो जब तक मैम टाइप करेंगे तब तक मैं आगे अपना बात बताते रहता हूं. ओके, सो जैसे मैंने बताया कि हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नो कैरी, उसके एग्जाम्पल हमने देखे. हमने एक एग्जाम्पल इसका भी देखा, कैरी आने वाला एग्जाम्पल कैसे होता है. ऑब्वियसली ध्यान में रखना लेकिन कि टोटल मिलाकर नंबर बढ़ा रहे हैं, 25 18 से बड़ा है. ओके, सिर्फ हमने यूनिट प्लेस पर का जो नंबर है उसमें ऑपोजिट किया तो वो कैरी का पोर्शन आ जाता है. अब आपको बच्चों की प्रैक्टिस मिक्स तरीके से लेनी पड़ती है. ओके, तो ये हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग डेसिमल नंबर्स. अब अगर मैंने जितना अब तक बताया उसके हिसाब से अगर आप खुद के एक नोट्स बना लोगे तो ये सभी कंसेप्ट स्टूडेंट को या फिर आपके अपने बच्चे को आपको कैसे पढ़ाना है, इसके कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे. लेट मी अगेन रिमाइंड यू कि मैंने यहां तक बता दिया तो यानी ये गलत आदत नहीं होनी चाहिए हमें कि मुझे इतना मालूम है तो मेरे स्टूडेंट को भी उतना मालूम होना चाहिए. दे विल टेक देयर ओन टाइम. उन्हें मालूम होना चाहिए, ये अगर आपको फील होता है तो वेरी गुड. लेकिन वो डेस्परेशन में आकर अगर आप उनसे करवाने की कोशिश करोगे तो ये नहीं होगा. जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, टीचिंग कम से कम और हेल्पिंग टू लर्न ज्यादा से ज्यादा. सो इस तरीके के कई सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो, गेम्स बना सकते हो, ऑब्जेक्ट्स के साथ कैलकुलेशन करना सिखा सकते हो. ध्यान रहे डिफिकल्टी लेवल अचानक से ना बढ़े, और अगर कोई बच्चा एक पर्टिकुलर लेवल तक नहीं पहुंच पाया है तो उसके आगे का कुछ नहीं पढ़ाए. राइट, जब तक उसको कंफर्ट में नहीं लेते हो. ऑब्वियसली बच्चों को चैलेंज भी करना है, राइट, क्योंकि चैलेंज नहीं रहेगा तो भी वो छोड़ देंगे कोई चीजें करना. लेकिन अगर सब चीजें बहुत आसान ही लगने लग जाए तो भी स्टूडेंट बहुत अच्छे से नहीं करता. सो दिस इज हाउ आई थिंक वी आर सपोज टू टीच दिस 3 कंसेप्ट्स. लेकिन मैं फिर से बता दूं, मैंने यहां पर सभी क्लासेस कवर किए हैं. आप सभी को अपने क्लास का सिलेबस ध्यान में रखना है, क्योंकि हम लोग एज अप्रोप्रिएट चीजें पढ़ाने में भी हमारा विश्वास होना चाहिए. बहुत छोटे बच्चे को अगर हम लोग ऐसा कोई कंसेप्ट जबरदस्ती देने की कोशिश करें जिसके लिए वो रेडी नहीं है तो उसका फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है. ये ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे अपने पोर्शन पढ़ाने के साथ साथ अगले क्लास के लिए बच्चे को हम लोग कैसे रेडी कर सकते हैं, अगर हमारा पोर्शन जितना था उसमें वो ठीक से कर पा रहा है तो उसके तरफ हम लोग ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. आई होप मैंने अब तक आप लोगों को जितनी चीज़ें समझाई वो चीज़ें आपको ध्यान में आ गई होगी और आप लोग इसे अगला जो कुछ भी आप सेशंस के प्लानिंग करने वाले हैं उसमें यूज़ करते जाएंगे. सो थैंक यू वेरी मच. दिस इज द सेशन. So stay tuned for the next session and thanks for participation. Now it's time for more questions. लेकिन मैं आपको उसके पहले ये बता देता हूँ कि जो भी आज का सेशन है वो आपको कैसे लगा और आपने क्या सीखा उसके बारे में एक शॉर्ट रिव्यू आप सभी को लिखना है. वो रिव्यू आप लोगों को पब्लिश करना है आपके FB वॉल पर, इस सेशन का रिव्यू जो कुछ भी है उसके साथ, राइट. और आपको दिशा स्कूल ऑफ इनोवेटिव लर्निंग उसको हैशटैग में अपना करना है, अपने पेज को उसमें टैग करना है, अपने स्कूल के पेज को. अगर आप ये करते हो और अगले सेशन का रिक्वेस्ट आएगा तो फिर इस तरीके से हम लोग आगे वाले कंसेप्ट्स भी बच्चों को कैसे पढ़ाए जाने चाहिए उसकी बात करते रहेंगे. सो आई होप दिस वॉज यूजफुल. थैंक यू वेरी मच. नाउ वी आर ओपन फॉर क्वेश्चंस. सो लेट्स टेक क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी. अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस है तो वो हम लोग लेने के लिए तैयार है, आप पूछ सकते हो. आप लोग टाइप करके क्वेश्चन पूछ सकते हो या फिर अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो.
Okay, I think there are no questions or no doubts. So simply I would like to know आज का सेशन आपके हिसाब से कैसा रहा, कितना यूजफुल रहा आप लोगों के लिए? ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन. सो आई होप ये सेशन सभी को यूज़फुल रहा है. जैसे आपने रिस्पॉन्स किया तो उसके हिसाब से आप अपने नोट्स लिखेंगे. और मैं फिर से बता रहा हूँ, जितने भी लोगों ने सेशन अटेंड किया और उनको अच्छा लगा वो पक्का अपने FB ID पर जाकर अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में इसका जो कुछ भी आपका रिव्यू है वो शॉर्ट में ज़रूर लिखे. देन एंड देन ओनली आई विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सेशंस. सो थैंक यू वेरी मच गाइज. थैंक यू नीता मैम. आज का सेशन मैं अभी एंड कर रहा हूँ. सो वी आर गोइंग टू एंड द मीटिंग हियर. इफ एनी लाइक नोबडी, अगर किसी को भी क्वेश्चंस नहीं है तो हम लोग यहाँ पर एंड कर रहे हैं. थैंक यू.